न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड बुक से, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आपकी जो फर्स्ट बुक थी वो पूरी पार्टनरशिप के ऊपर थी कि कैसे पार्टनरशिप को बनाया जाता है, कैसे उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसके लिए क्या चैप्टर पढ़ा हमने, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ और डिसोल्यूशन। जो सेकंड बुक है आपकी वो पूरी किसके ऊपर बेस्ड है, कंपनीज के ऊपर, राइट। उसमें हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर है हमारा कंपनीज में, उसमें क्या नाम है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मींस इस चैप्टर में आप शेयर कैपिटल के बारे में सीखने वाले हो। तो कैपिटल वर्ड का मीनिंग सबको पता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा कुछ इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। बट व्हाट इज शेयर कैपिटल? तो जो पैसा शेयर्स इशू करके रेज करा जाए उसे क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। तो पूरे चैप्टर में क्या सीखना है, शेयर कैपिटल के बारे में। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली शेयर कैपिटल इज, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट करना है और एग्जैक्टली शेयर कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल टर्म में मैंने बता दिया कि एक ऐसी कैपिटल जो आप शेयर्स इशू करके मार्केट में क्या करते हो, रेज करते हो। तो क्वेश्चन आता है कि शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब क्या समझते हो, इंग्लिश बेसिक मीनिंग शेयर मींस कुछ हिस्सा। तो कौन होते हैं शेयर होल्डर्स, क्या होती है शेयर कैपिटल, इससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर कैपिटल क्या है। जब हम बात करते थे 11th में 12th में आपने सब पढ़ा हो कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स। तो पहली बिजनेस फॉर्म क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सबको पता है ये। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। वो अकेला खुद ही ओनर है, सारे काम वो खुद ही कर रहा है, सारा पैसा भी किसका लगा हुआ है, उसी ओनर का लगा हुआ है। फिर थोड़े टाइम बाद उसको लगता है कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए, पैसों की और जरूरत पड़ती है, तो वो इसी फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर लेता है, पार्टनरशिप फॉर्म में। 2-3 पार्टनर्स को हायर कर लेता है और वो क्या बन जाती है, एक पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, बट अभी भी अगर उसको और पैसों की जरूरत पड़ रही है तो मान लो ऐसे 2-3-4 करते करते कितने मेंबर्स उसने हायर कर लिए, टोटल 50 पार्टनर्स हो गए। ये लिमिट सबने पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स आ सकते हैं, 50 पार्टनर्स। बट सोचो 50 पार्टनर्स के बाद भी आपको पैसों की और जरूरत पड़ रही है तो क्या करोगे, तो इस पार्टनरशिप फर्म को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, किसमें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो नाम से समझ में आ रहा है। अब अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो किससे पैसे हायर करेगा, किससे पैसे उधार पर ले लेगा, पब्लिक से, आम जनता से, सब लोगों से वो पैसे ले सकते हैं। करेक्ट। तो अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक ही पैसा देगी। तो अब पब्लिक को क्या फायदा होगा हमारी कंपनी में, या जिस भी कंपनी के वो शेयर्स खरीदती है। तो शेयर मतलब क्या हुआ, हिस्सा। तो अब हम पब्लिक को बोलेंगे कि आप हमारी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करो, हमारी कैपिटल में कुछ कंट्रीब्यूट करो और हम आपको अपने प्रॉफिट में क्या देंगे, शेयर्स देंगे, जैसे हम उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट की शेयर के लिए जो पब्लिक होती है हमारी फर्म में क्या लगाती है, पैसा लगाती है, और जो शेयर्स के ऊपर उनको प्रॉफिट मिलता है वो हमारे लिए प्रॉफिट है। बट जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उसके लिए उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड। तो बेसिकली जब भी कोई पर्सन हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदेगा या शेयर लगाएगा तो दैट मीन्स वो क्या है, हमारी कंपनी का हिस्सेदार बन गया है। जितना प्रॉफिट हमें होगा उसका कुछ परसेंट उसको डिविडेंड भी हर साल मिलता रहेगा। इसीलिए कोई भी पब्लिक हमें क्या करती है, अपने शेयर्स देने के लिए राजी हो जाती है, कहती है कि हमारे शेयर्स, मतलब हमारे शेयर्स वो खरीद लेते हैं बेसिकली। ठीक है, हमारी कंपनी में क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर। यहाँ तक समझ में आया। अब जो ये शेयर्स हैं कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ टोटल शेयर्स। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, कितने भी रुपीस का एक शेयर हो सकता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि इस कंपनी को, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसको मार्केट में 10 लाख रुपीस रेज करने हैं। कितने पैसे चाहिए, ये सब हमने क्यों किया, सोल प्रोप्राइटर था, पैसे रेज करने थे, पार्टनरशिप फर्म बना दी। फिर और पैसे रेज करने थे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी। अब कितने पैसे रेज करने हैं, तो ले लेते हैं कि ABC लिमिट को मार्केट से 10 लाख रुपीस रेज करने थे, मतलब 10 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल, कैपिटल चाहिए थी इन दी फॉर्म्स ऑफ शेयर। तो 10 लाख रुपीस चाहिए। अब वो जो शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो कितनी भी हो सकती है, 10 रुपए का भी हो सकता है, 20 का भी, 100 का भी। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपए का एक शेयर है, कितने रुपीस का, ₹100 ईच शेयर। तो कितने शेयर्स उसको मार्केट में इशू करने पड़ेंगे, 10 लाख शेयर, 10 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए, 100 रुपए का एक शेयर, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितने हो गए, तो उसने मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या जो ये 100 रुपए है, कोई भी पर्सन जो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहता है, क्या ये उसको एक साथ देने पड़ेंगे, नहीं। आप लोग जब हमारे पास कोचिंग पढ़ने के लिए आते हो हम क्या कहते हैं, पूरे साल की फीस 20,000 रुपए मान लो, है ना। तो क्या एक बारी में देने होते हैं, नहीं, हर मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है। तो ऐसे ही इसकी भी क्या बन जाती है, इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है। इंस्टॉलमेंट्स कैसे, लाइक टोटल फेस वैल्यू है आपके पास 100 रुपए, तो जब आपको
फर्स्ट में 25, फिर सेकंड में 25, फिर 30 हो सकते हैं, और फिर जो बैलेंस हो जाए, कितना बैलेंस बच गया 20। तो ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स है। अब इन इंस्टॉलमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है? तो जो भी फर्स्ट चीज होती है उसे बोला जाता है एप्लीकेशन मनी, ठीक है। फिर सेकंड चीज होती है अलॉटमेंट मनी। उसके बाद जितने भी आगे नंबर हो सकता है, इस 20 को भी वो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकता था, 5 5 10 में कर सकता था, इस 30 को भी डिवाइड कर सकता था। तो पहली कॉल को बोलते हैं एप्लीकेशन, सेकंड को बोलते हैं अलॉटमेंट। उसके बाद जो ये बच जाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कॉल्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स। अब अलग अलग कॉल्स है। अब जो फर्स्ट कॉल होगी उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल। और जो भी कॉल लास्ट होगी, मान लो अभी तो ये सेकंड है, अगर इसके बाद एक कॉल और होती है, 10 रुपीज की दो कॉल मैंने डिवाइड कर दी, तो क्या हो जाएगा? जो सेकंड कॉल होगी उसके साथ लिखा जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसके बाद तो पैसे खत्म हो गए ना। 25 25 30 और 20 हो गए पूरे 100 रुपीज। तो फर्स्ट को एप्लीकेशन, सेकंड को अलॉटमेंट, और बाकी जितने भी होते हैं उनको कॉल्स बोला जाता है। बट अगर अलग अलग नाम दिया जाए तो 30 रुपीज की फर्स्ट कॉल और 20 रुपीज की सेकंड कॉल होगी। तो ऐसे शेयर्स को इशू किया जाता है मार्केट में। यहां तक कोई डाउट नहीं आया? नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की। जो भी पैसा हमें मार्केट से रेज करना है उसको हमने किस किस पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑथराइज वर्ड बना है अथॉरिटी से। तो अथॉरिटी मतलब कि जितनी आपके पास अथॉरिटी है रेज करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि जितना पैसा मुझे चाहिए मैं सबसे ले लूँ, लाओ 10-20 करोड़ रुपए दे दो अपनी कंपनी खोलनी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ लिमिट तो होती है। तो वो लिमिट कहाँ लिखी होती है? बिजनेस स्टडीज में आप लोग पढ़ते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर लिमिट लिखी होती है कि ये कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या करेगी, इतने ही पैसे मार्केट से क्या कर सकती है? रेज कर सकती है। जैसे कि मान लेते हैं कि सिर्फ वो ₹50 लाख की ही क्या कर सकती है लाइफ टाइम में। मतलब आज कंपनी खुली है तो जितने साल तक वो कंपनी चलने वाली है उसकी लिमिट है, मैक्सिमम वो कितने रेज कर सकती है मार्केट से? 50 लाख रुपीज की कंपनी रेज कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जितनी उसके पास अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी कहाँ लिखी होती है? इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हुआ? Second capital is your issued share capital. अब जरूरी थोड़ी है कि अगर उसको 50 लाख रुपए पूरी लाइफ टाइम में रेज करने हैं तो वो एक ही बारी में 50 लाख कर देगी। अभी हमने इससे पहले एग्जांपल क्या देखा था कि उसको 10 लाख रुपए रेज करने थे। तो हो सकता है कि लाइफ टाइम 50,000 या 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल चाहिए, बट आज वो कितने मार्केट में इशू कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। तो मान लो अभी उसको जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपैंड नहीं करना, थोड़े ही पैसे चाहिए, तो 50 लाख में से उसने 10 लाख रुपीस की कैपिटल क्या कर लिया मार्केट में? इशू कर दी। तो उसको क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। समझ में आया? ऑथराइज मतलब जिसकी अथॉरिटी है, इशूड मतलब जितने आज ऑथराइज में से इशू किए हैं उतने रुपए की कैपिटल को बोल देंगे इशूड शेयर कैपिटल। फिर जो ये इशूड शेयर कैपिटल है ये डिवाइड हो जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और सब्सक्राइब का मतलब सब समझते हो, सब्सक्रिप्शन ले लेना। अब मैंने मार्केट में इशू करे हैं 10 लाख रुपए की कैपिटल के लिए, तो क्या जरूरी है पब्लिक मेरे पास आ ही जाएगी 10 लाख रुपए की रेस करने के लिए? तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, जैसे कि 100 रुपए का एक शेयर था तो कितने शेयर्स हो गए थे? 10,000 शेयर्स हो गए थे। तो क्या जरूरी है मार्केट में 10,000 लोग मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना ही चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो मान लो 10,000 में से सिर्फ 8,000 शेयर्स ही मेरे पास आए हैं, 8,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए। तो कितनी कैपिटल हो जाएगी मेरी? 8 लाख इंटू 8,000 इंटू 100 रुपीज। तो 8 लाख रुपीज की मेरी क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बट अब जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है हमने इसको भी आगे दो पार्ट्स में क्या किया हुआ है? कैटेगराइज किया हुआ है। एक होती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक होती है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होती है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप? हमारे पास एक शेयर जो था वो कितने रुपीस का था? 100 रुपीस का था। सबने एप्लीकेशन दिया, 25 मुझे रिसीव हो गया। फिर मैंने अलॉटमेंट मंगाई, 25 और रिसीव हो गया। फिर फर्स्ट कॉल मंगाई मैंने 30 रुपीस की, वो कुछ शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया। जैसे टोटल शेयर होल्डर्स कितने थे मेरे पास? 8,000 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने मेरी कंपनी में सब्सक्राइब किया था कि हमें आपके शेयर्स चाहिए। तो उसमें से जितने लोगों ने पैसे पूरे दे दिए होंगे वो चले जाएंगे फुल्ली पेड अप में। लाइक अगर 8,000 लोगों में से 6,000 लोगों ने पूरे पैसे दे दिए होंगे, मतलब कि
100 रुपीज में से 25 भी दे दिए थे, अगले 25 वो भी दे दिए थे, फिर 30 वो भी दे दिए थे, और जो लास्ट कॉल थी 20 की वो भी दे दी थी। बट कितने लोगों ने, सिर्फ 8000 लोगों ने ये पूरे दे दिए थे। तो मैं फुल्ली पेड अप में कितने रुपीज डालूंगा, 8000 6000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई मेरी पूरी, 6 लाख रुपीज की हो गई। और नॉट फुली पेड अप मतलब अभी 2000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लास्ट की जो 2 कॉल्स है वो अभी तक नहीं दी है, तो वो मेरा अमाउंट किसमें चला जाएगा, नॉट फुली पेड अप। मतलब उन्होंने सब्सक्राइब तो कर दिया, मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बन तो गए हैं, बट अभी पैसे पूरे उन्होंने दिए नहीं है, तो वो चले जाएंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के नॉट फुली पेड अप में। फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप, ये क्लियर हो गया। ऑथराइज कैपिटल, जितनी आपके पास अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी कहां लिखी होती है, हर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि आप पूरी लाइफ टाइम में इतने ही पैसे पब्लिक से रेज कर सकते हो। कोई तो लिमिट होगी ना कि कितना कर सकते हो, तो वो कहां लिखा मिलेगा आपको, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फिर होती है इशूड शेयर कैपिटल, कि जितनी अथॉरिटी थी उसमें से जितने आपको आज पैसे चाहिए, जितने के लिए आप शेयर्स इशू कर रहे हो, उसे बोल देंगे इशूड शेयर कैपिटल। अब जरूरी थोड़ी है कि जितने पैसे आपने मार्केट में लगाए, जितने आप चाहते हो कि पब्लिक से मिले, क्या पब्लिक इंटरेस्टेड रहती है क्या, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एंड फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया उसको बोल देंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अगर उसमें दो अलग अलग कैटेगराइज किया जाए कि कितने लोगों ने फुली पेड अप, कितने ने नॉट फुली पेड अप, तो जिन जिन लोगों ने पैसे पूरे दे दिए होंगे, पूरे मतलब सारी कॉल्स, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी, वो चले जाएंगे फुली पेड अप में। और जिन लोगों ने पूरे पैसे नहीं दिए होंगे, लाइक एप्लीकेशन दी थी, अलॉटमेंट दी थी, फर्स्ट कॉल भी दे दी बट सेकंड कॉल नहीं दी, तो वो इस कैटेगरी में नहीं बल्कि इस कैटेगरी में लिखे जाएंगे नॉट फुली पेड अप। क्लियर हो गया यहां तक, नोट डाउन करो इसको। अब हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, और जो शेयर्स इशू करते हैं वो किस किस चीज पे इशू कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है। जब हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स, तो जो शेयर्स होते हैं ना वो किस किस तरह से इशू किए जा सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट चीज है इशूड एट पार। तो पार का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने डिसाइड किया था कि एक शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी, 100 रुपए। तो अगर आप 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए पे ही इशू कर रहे हो तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। ठीक है। सेकंड होता है इशूड एट प्रीमियम। तो प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, अगर आपने, आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, उसको आप 120 125 130 कितने भी रुपए में एक्स्ट्रा पे इशू कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रीमियम का मतलब क्या है। प्रीमियम मींस जो शेयर होल्डर्स है वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनीज होती है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाम होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करना चाहते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ शेयर्स, कुछ डिविडेंड हमें भी मिले। तो ऐसी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा पे बिकते हैं, लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो दैट मीन्स जो 130 है उसमें 100 रुपए तो फेस वैल्यू थी, तो कंपनी जो 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे बेच रही है, ये कंपनी का क्या है, प्रॉफिट, और लोग 130 रुपए खरीदने को तैयार होते हैं। तो आज से पहले एक कंपनीज एक्ट 2013 के बाद ये बंद हो गया था, क्या चीज, हम शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट मतलब अब कोई कंपनी ऐसी है जिसका मार्केट में नाम नहीं है बट उनको पैसे चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या होता था, वो 100 की चीज को लाइक 90 में या 80 में भी इशू कर देते थे कि एटलीस्ट कुछ पब्लिक तो आई है, कुछ पैसा तो आ ही जाएगा। बट कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा हुआ आ गया था कि अब से जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। क्यों प्रोविजन बना था ये, अब आज तो वो पैसे लेने के लिए 100 की चीज 90 में इशू कर रहे हैं, लेकिन एक दिन बाद में कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में लिख दिया कि अब से हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो शेयर्स दो ही तरह से इशू हो सकते हैं, या तो पार पे 100 की चीज 100 पे, या फिर प्रीमियम पे 100 की चीज 110 20 30 जितने पे मर्जी, मींस एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे हैं, फेस वैल्यू इज 100, जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं 30 रुपीज 20 रुपीज, वो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया यहां तक, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हम शेयर को किस चीज पे इशू कर सकते हैं, पार पे या फिर प्रीमियम पे। पार मतलब 100 की चीज 100 में, और प्रीमियम मतलब 100 की चीज उससे ज्यादा 110 120 पे। अब ये क्वेश्चंस करते कैसे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं और उसके बाद जनरल एंट्री सीखते हैं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने इशू करे हैं, ABC लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each payable as ₹30 on application, ₹20 on allotment,
एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स। ठीक है, क्या लिखा हमने? एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपीज के, ईच पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा हुआ पार पे, प्रीमियम पे, तो दैट मींस इशूड एट पेबल एज, मतलब पार पे इशू कर रहे हैं 10,000 शेयर्स एट पार। नहीं भी लिखा तो नॉर्मली मींस ये पार पे ही है, वरना पता था कि प्रीमियम पे एक्स्ट्रा प्रीमियम कहाँ पे दिया जाए। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो जब क्वेश्चन मिल जाए तो अपने आप एक कहानी सी बनाने का सॉल्यूशन के टाइम पे। कैसे? ये बहुत ही बेस्ट तरीका, मैं यही कब से फॉलो करता हूँ। 10,000 शेयर्स कितने के? एट द रेट 100, और वो 100 रुपीज की पेमेंट करनी कैसी है? 30 एंड 20, ये तो क्लियरली लिखा हुआ है। एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स, तो बैलेंस कितना रहेगा? 30 एंड 20 इज 50, बैलेंस रहेगा 50, और इक्वल कितना? 25 एंड 25। तो कहानी तो बन गई सबको। अब अपने को क्या सीखनी है? जर्नल एंट्री सीखनी है। तो बहुत ही बेसिक तरीका है जर्नल एंट्री सीखने का। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब आपको मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बनना है, पैसे लगाने हैं, तो आप मुझे क्या दोगे? पैसे दोगे, ठीक है। तो मेरे पास पैसा आएगा, पैसा कैसे दोगे? आप कैश तो नहीं देते, मोस्टली सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर जाती है बैंक के थ्रू, ऐसा मानते हैं, बट सबको पता है कैश एंड बैंक आर द सेम थिंग। तो जब मेरे पास पैसा आएगा, सबसे पहले आपने मुझे पैसा दिया, मेरी कंपनी में पैसा आया, तो जो जर्नल एंट्री है वो मेरी बुक्स में हो रही है, बिजनेसमैन की बुक्स में। तो उसने यहाँ पे क्या किया? बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। किस पर्पस का पैसा मिला है ये? टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आपने क्या किया है? अभी मुझे पैसा दिया है, किस नाम से? एप्लीकेशन के नाम से। और नरेशन सबको पता लिखनी होती है, तो बेसिक सी नरेशन है क्या? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी एंट्री। मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और किस नाम से आया? शेयर एप्लीकेशन के नाम से। अब अमाउंट कितना जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। 10,000 शेयर्स आए थे, अब मैंने लिख दिया कि 10,000 थे, 10,000 के 10,000 पूरे आ गए। अभी मैंने डिटेल्स नहीं बताई कितने लोग आए, सब्सक्राइब किया नहीं किया, बट समझो कि 10,000 शेयर्स आए थे, सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, फुली सब्सक्राइब है, ठीक है। तो 10,000 लोगों ने कितना पैसा दिया एप्लीकेशन पे? 30 रुपीज। तो कितना अमाउंट आ गया? कितना? करेक्ट। तो ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होगी। पैसा आया और मैंने एप्लीकेशन नाम से उसको लिख दिया कि एप्लीकेशन का पैसा मेरे को मिला। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, देखो जरा। अब इस शेयर एप्लीकेशन को मैं क्या करता हूं, जब मेरे पास शेयर एप्लीकेशन में पैसा आ गया, मैं शेयर्स मार्केट में क्यों इशू कर रहा था? अपनी कैपिटल रेज करने के लिए। कैपिटल रेज हो जाएगी, जैसे उसने पैसा दिया, मैंने वो सारा पैसा कहां डाल दिया? अपने कैपिटल अकाउंट में। तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि वो कैपिटल अकाउंट जो आप शेयर्स से बना रहे हो, तो उसको नाम क्या दे देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 3 लाख रुपए एप्लीकेशन के आए थे, और वो 3 लाख रुपए मैंने अपनी कैपिटल में डाल दिए, मेरी कैपिटल बढ़ गई। तो अगर इस एंट्री में थोड़ा सा समझाऊं, ये एंट्री बनती कैसे, इस पे ध्यान देना। जब आप 11th क्लास में फर्स्ट एंट्री पढ़ते थे अपनी जर्नल में कि बिजनेस कमेंस, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो उसकी एंट्री होती थी कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल। तो अगर इस एंट्री को ध्यान से देखा जाए तो शेयर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हो रहा है और शेयर एप्लीकेशन एक बार ही डेबिट हो रहा है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। एंट्री बच कर रही है मेरे पास लास्ट, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री होती थी क्लास 11th में। तो जब हम पैसे को बढ़ाते हैं, कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो एंट्री क्या बनती है? बैंक टू कैपिटल। तो ये वही एंट्री बन गई एट दी एंड। तो यहाँ पे भी अमाउंट 3 लाख 3 लाख, ये होगी मेरी एप्लीकेशन की एंट्रीज। सिंपल था, कोई डाउट इसमें? नहीं? नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसकी भी अगर नरेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो अभी ध्यान से समझना क्या ऑर्डर रहा एप्लीकेशन की एंट्रीज का। पहले एप्लीकेशन मनी मंगाई जाती है, मतलब कि मुझे रिसीव होती है, और फिर मैं उसको कहां कर देता हूं? ट्रांसफर कर देता हूं अपनी कैपिटल में। अलॉट एप्लीकेशन का समझ में आया, केस क्या है। अब आगे की एंट्री समझिएगा। एंट्री नंबर 3, एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सेकंड चीज क्या आती है? अलॉटमेंट। अब देखो, जब मेरे को उस बंदे ने एप्लीकेशन दिया तो मैंने उसको बदले में क्या दे दिया? अलॉटमेंट दे दी। अब ना ये सारी जो चीजें ये ड्यू होंगी। पहले मैं रिसीव करता था एप्लीकेशन, उसने बोला ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, साथ में कुछ पैसे भी दे दिए, और वो मैंने पैसा रिसीव करके उसको वापस अपनी कैपिटल में डाल दिया। अब वो बंदा मेरी कंपनी का क्या बन चुका है? शेयर होल्डर बन गया, क्योंकि मैंने उसके जो कैपिटल थी उसको क्या कर लिया? रिसीव कर लिया, उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया।
अब जब मैंने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं हर थोड़े टाइम बाद मेरी कंपनी से उसको कॉल जाएगा कि आज आपकी अलॉटमेंट ड्यू है, आज आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू है और आज आपकी सेकंड कॉल ड्यू है। तो एंट्रीज अब चेंज हो जाएगा इनका ऑर्डर। क्या एंट्री रहेगी? जब मैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करूंगा तो वो हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स में कितने रुपीज देने थे? 20 रुपीज अलॉटमेंट। कितने रुपीज हो गए? तो ये 2 लाख रुपीज कहां चले गए? अभी गए नहीं है। क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी मैंने ड्यू करे हैं। तो इसकी नरेशन समझिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी या अलॉटमेंट ड्यू। ये मैंने उनको बताया कि आज मुझे मेरी कंपनी में कितनी अलॉटमेंट चाहिए, 2 लाख रुपीज चाहिए। जिस दिन वो पैसे दे देंगे उस दिन मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब मुझे मेरे बैंक से पैसा मिल गया है, किस पर्पज से? अलॉटमेंट के पर्पज। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। तो अभी कंपैरिजन समझना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्या डिफरेंस आया। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले मुझे पैसा मिलता है, फिर मैं उसको अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करता हूं जब मैं उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब मैंने एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट कर ली तो अब मैं क्या करूंगा, पहले उनको बताऊंगा कि आपकी इतने रुपीज की अलॉटमेंट ड्यू है। मैंने सभी 10,000 शेयर होल्डर्स को बोला कि आपके 20 रुपीज मेरे को ड्यू है। तो उसकी एंट्री क्या कर दी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मीन जितनी भी अलॉटमेंट आएगी वो कहां जाएगी? मेरी कैपिटल में। और जब वो पैसा दे देंगे तब मुझे रिसीव होगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो फर्क देखो, पहले एप्लीकेशन में बैंक से पैसा आता है, फिर मैं कैपिटल में ट्रांसफर करता हूं। बट अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के टाइम पे एंट्री क्या हो जाएगी? पहले पैसा मैं ड्यू करूंगा कि आज भाई इतना पैसा ड्यू हो गया, मुझे देने आ जाओ। तो जिस दिन वो मुझे पैसे दे देंगे उस दिन एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसके अमाउंट भी वही सेम 2 लाख थे। अब इसके बाद अलॉटमेंट भी हो गई आपकी एंट्री। तो अलॉटमेंट के बाद कौन सी आती है अगली? फर्स्ट कॉल। तो अब बाकी सबकी एंट्रीज का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? पहले आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपीज? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25। कितने हो गए? 2,50,000। और ये पैसा कहां जाएगा मेरी? शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। और नरेशन क्या बनेगी इसकी? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो नरेशन पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस नॉर्मल सा बीइंग लिख के, जो भी आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है वो भी चलेगा। जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या लिखा है? फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई तो फर्स्ट कॉल कर ली। जब मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक से पैसा आएगा, किस पर्पज के लिए आया था ये? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपीज? 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, लास्ट। अब फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल पे इसकी नेमिंग क्या आ जाएगी? शेयर सेकंड, या लिख भी सकते हो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बिकॉज ये लास्ट कॉल है, इसके बाद कोई और कॉल नहीं है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये भी सेम 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 2,50,000। और ये पैसा कहां चला जाएगा मेरी? शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल 2,50,000। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। और जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट इज 2,50,000, 2,50,000। क्लियर हो गया? यहां नरेशन रह गई थी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। सेम इसमें भी सेकंड कॉल रिसीव। तो सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे क्या हुआ था, पहले आप पैसा रिसीव करते हो फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। लेकिन बाकी सारी कॉल्स में क्या करोगे? पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर रिसीव की, ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की एंट्री। तो ये रहने वाला आपका स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? यहाँ तक नोट डाउन करो। चलो देखो, तो अभी आपने जो क्वेश्चन देखा वो क्या था? एट पार। पार का मतलब 100 की चीज को 100 पे इशू किया हुआ था। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हम कोई जो शेयर है वो किस पे इशू करते हैं? प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो शॉर्ट में फटाफट से क्वेश्चन बनाए थे, देखो जरा। एक कंपनी ABC लिमिटेड, उसने इशू करे हैं, इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of
₹3 और पेबल कैसे हैं, पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, और ₹6 ऑन अलॉटमेंट, ब्रैकेट में एक बात और लिख दी मैंने, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना हो गया इसमें, ₹3 प्रीमियम और बाकी ₹3 कैपिटल, ठीक है, एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स, मान लेते हैं इक्वल कॉल्स ही हैं अभी भी, ठीक है। तो अभी एक हिंट देता हूं आपको मैं इस क्वेश्चन में कि वैसे तो यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया है कि जो प्रीमियम है वो किस पे लगा हुआ है, अलॉटमेंट पर लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन में कभी नहीं भी बताते आपको कि प्रीमियम कौन सी कॉल पे है, एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे है, किसी पे भी हो सकता है, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि हो सकता है जैसे ₹3 का प्रीमियम था, ₹1 एप्लीकेशन पे प्रीमियम ले लिया, ₹2 इस पे ले लिया, या तीनों कॉल्स पे ₹1 ले लिया। बट अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कितना प्रीमियम है, ₹3 प्रीमियम है, और आपको ये नहीं पता कि प्रीमियम कौन सी कॉल के साथ लूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली वो कहां पे लिखा जाता है, अलॉटमेंट के साथ। कहां लिखा जाएगा प्रीमियम, अलॉटमेंट के साथ। अब इसकी जो क्वेश्चन है देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5000 शेयर्स इशू करे थे एट द रेट कितने रुपीस का, 10, बट साथ में सर एक वर्ड और लिखोगे आप, +3 प्रीमियम है। पेमेंट कैसे करनी है, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ₹6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है, 3, तो मतलब ₹3 कैपिटल है और ₹3 प्रीमियम है। और फिर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉस्ट। तो प्रीमियम तो ₹3 अलग चल ही रहा है ना, इसको हमें 10 बनाना है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, कितना बैलेंस रह गया, ₹5। तो वो 2 इक्वल कॉल्स पे है, इक्वल कॉल्स मतलब 2.5 एंड 2.5, ₹2.5 ₹2.5। इज दैट क्लियर। तो अब लास्ट में आपको चेक करना है कि ये मेरा ₹10 बन गया, ये 13 बन गया, ये दोनों चीजें आपकी हमेशा टैली कर जानी चाहिए। क्लियर हो गया। अगर तो प्रीमियम यहाँ नहीं भी लिखा होता, बस लिखा होता कि प्रीमियम पेएबल है, तो प्रीमियम किस पे पे करूंगा मैं, इसी पे मैं पे करूंगा, ठीक है। तो आगे की एंट्री सब कुछ सेम है, सिर्फ जो अलॉटमेंट वाली एंट्री होगी ना उसी पे चेंज है, और तो कुछ चेंज नहीं है, बाकी सारी एंट्रीज वही सेम है। कैसे कैसे एंट्रीज, पहली एंट्री आपने क्या करी थी, शेयर एप्लीकेशन का पैसा लिया था तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, और क्रेडिट किसको किया था, शेयर एप्लीकेशन को भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 10,000, और 10,000 नरेशन अपने आप लिख लोगे। उसके बाद ये शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है कहां पे ट्रांसफर कर देंगे हम, कैपिटल में, कैपिटल रेज हो गई इससे मेरी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000, 2 किस में चला गया, ट्रांसफर कर दिया मैंने अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद जो अगली ग्रुप ऑफ एंट्रीज है, ये तो दोनों एंट्रीज किसकी हो गई, एप्लीकेशन की। अलॉटमेंट की एंट्रीज बहुत ध्यान से समझना है। एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट को पहले क्या किया जाता है, ड्यू किया जाता है और फिर रिसीव किया जाता है। तो जब ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में करते थे, बट इस बारी जो अलॉटमेंट है उसमें हम कैपिटल से कुछ ज्यादा पैसे मंगा रहे हैं। कैपिटल कितने रुपीस थी मेरी, ₹3, और ₹3 एक्स्ट्रा क्या मंगा रहा हूं, प्रीमियम। तो जो ये प्रीमियम मंगाया जाता है उसका नाम लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब बात करते हैं अमाउंट की। टोटल अलॉटमेंट कितने रुपीस है, 3 + 3 ₹6, कितने शेयर्स पे, 5000 शेयर्स। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितने हो गए, 30,000, और शेयर कैपिटल कितनी थी, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 15,000। सेम प्रीमियम में भी 5000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹3 प्रीमियम कितना हो गया, 15,000 हो गया। और जब ये मुझे पैसा रिसीव हो जाएगा तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पूरी अलॉटमेंट मनी मेरे को रिसीव हो गई, 30,000, दैट्स इट। तो बाकी सारी एंट्री सेम है, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, वो आप कर सकते हो। कैसे, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2.50, वो फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्रीज, बैंक वाली भी, ड्यू वाली, रिसीव वाली सेम। 5000 शेयर्स को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल कॉल की एंट्री भी आ गई। तो सिर्फ जो चेंज हुआ है वो कौन सी एंट्री में चेंज हुआ है, एंट्री नंबर 3 में सिर्फ ये पार्ट नया ऐड हो गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये समझ में आ गया। तो आपने पार पे इशू करते हैं उसकी जनरल एंट्री से सीख ली, और प्रीमियम। यहां तक समझ में आ गया, नोट डाउन करो इसको। नहीं,
देखो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो पार पे इशू किया गया था, क्या क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार, लिखा हुआ भी यहाँ पे, जिसकी पेमेंट कैसे करनी है, 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितनी कॉल्स है, 1 या 2? फाइनल कॉल, कॉल्स नहीं लिखा, एक ही है, तो उसी का नाम क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर ऐसे चार्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, 100 रुपीज का शेयर, 15,000 शेयर्स एट द रेट ₹100, पेबल कैसे है 30 एंड बैलेंस ऑन, तो टोटल कितना हो गया ये 100 रुपीज, ठीक है। सेकंड केस में जो प्रीमियम का क्वेश्चन है, कितने शेयर्स हैं, 12,000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है और प्रीमियम कितना है 20 रुपीज, और उसकी पेमेंट कैसे करें, ध्यान से समझना, 12,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 प्लस कितने रुपीज के हैं, 20 रुपीज प्रीमियम भी है, बट पेमेंट कैसे करनी है, इधर ध्यान दो, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 on allotment and 30 on first call and balance on second and final call। तो बैलेंस पहले बताओ कितना रह गया, 25 कितना होता है 50 और 30 80 और 20 100। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये दोनों चीजें भी मैच कर रही हैं? इसका मतलब क्या है, भी 20 का प्रीमियम कहीं पे दिखाना है। अगर मैंने क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा प्रीमियम, कहाँ दिखाएंगे, तो कहाँ पे दिखा दोगे, अलॉटमेंट में 20 रुपीज का प्रीमियम, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क ये करना, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में।